नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल हिंदी बाय आकाश शर्मा पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी चैप्टर नंबर 4। क्या है चैप्टर नंबर 4? भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। यानी कि जब हम लोग भाषा का अधिगम यानी कि जब भाषा सीखते हैं उसमें क्या है व्याकरण की भूमिका, आज हम लोग यही जानेंगे। ये हिंदी पेडागोजी के 9 चैप्टर में से ये चौथा चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं इसको। पहले हम लोग जानते हैं व्याकरण क्या है। व्याकरण वह शास्त्र है, क्या वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान करवाता है। यानी कि व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को बोलने लिखने के नियमों का क्या करता है? ज्ञान करवाता है कि हम लोग कैसे बोलेंगे, कैसे इस भाषा को लिखेंगे। फिर उसके बाद आता है भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका क्या है। पहला चीज होता है व्याकरण भाषा को अव्यवस्थित होने से बचाता है। जैसे दोस्तों क्या चीज है? भाषा परिवर्तनशील और विकासशील होता है। यानी कि समय समय पर भाषा क्या होता है? बदलता रहता है। जैसे पहले संस्कृत बोलते थे, पाली बोलने, फिर प्राकृत बोले, फिर अपभ्रंश, ऐसे जब क्या भाषा बदलते हुए चलता चला आया। तो व्याकरण क्या करता है? इन्हीं भाषा को व्यवस्थित यानी कि अव्यवस्थित होने से रोकता है कि भाषा क्या हो? अव्यवस्थित ना हो, यानी कि इसको एक अलग तरीके से ना बोला जाए, इसे शुद्ध रूप से बोला जाए। भाषा का मेन आइडेंटिटी क्या है, यानी कि उसकी पहचान क्या है। और दूसरा इसमें पॉइंट है व्याकरण भाषा का सहचर है। यानी कि बिना व्याकरण के हम लोग क्या शुद्ध रहें, भाषा तो बोल लेंगे बिना व्याकरण सीखे, लेकिन इनको एकदम अच्छे से शुद्ध लिखना और बोलना नहीं कि व्यवस्थित तरीके से नहीं सीखा जा सकता बिना व्याकरण के। फिर अब भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। हम लोग क्या करते हैं? भाषा अनुकरण से सीख सकते हैं। यानी कि जैसा कि हमारे समाज में माहौल है, जैसा हमारे घर के लोग बोलेंगे, हमारे समाज के लोग बोलेंगे, हमारे स्कूल पर जैसे लोग क्या करते हैं भाषा बोलते हैं, वैसे हम लोग क्या करते हैं उस भाषा को अनुकरण करके, यानी कि उनकी बातों को दोहरा कर, देख कर, सुन कर क्या करते हैं हम लोग भाषा को सीख सकते हैं। पर भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए हमें उसे सर्वमान्य रूप से सीखना होता है। यानी कि दोस्तों हम लोग भाषा तो सीख जाएंगे, यानी कि हम लोग हिंदी, जैसे हम लोग हिंदी बोलना सीख जाते हैं, जो हमारी मदर टंग यानी कि जो हमारी मातृभाषा है उसे हम लोग आसानी से सीख जाते हैं, क्योंकि हम लोग बचपन से उसका अनुकरण करते हैं। लेकिन उसे एक अच्छी तरह से प्रभावशाली बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्कूलों में भाषा को पढ़ते हैं, सीखते हैं, उसमें व्याकरण सीखते हैं, क्योंकि हम उस भाषा को क्या एक अच्छे तरीके से प्रभावशाली यानी कि इफेक्टिव बना सकें। उसमें जो हमारे बोलने में और लिखने में जो कमियां हो रही भाषा के क्षेत्र में, उससे हम लोग अच्छे से कर सकें, उसमें काव्य रचनाएं कर सकें। तो ये काम होता है व्याकरण की भूमिका का। फिर क्या कर रहा है? विद्यार्थियों द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करने हेतु उनका व्याकरण के नियमों से परिचित होना आवश्यक है। यानी कि हम लोग स्टैंडर्ड, अगर हम लोग स्टैंडर्ड हिंदी बोलना चाहते हैं, यानी कि मानक हिंदी, तो हमें हिंदी के व्याकरणों से क्या होना होगा? उससे परिचित होना होगा। बिना हम लोग हिंदी के व्याकरण से परिचित हुए अच्छी तरीके से स्टैंडर्ड इंग्लिश ना तो बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं, सॉरी स्टैंडर्ड हिंदी ना तो बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। नहीं, कोई सी भाषा हो, बिना उसके व्याकरण के नियमों से परिचित हुए उसे हम अच्छी तरीके से यानी कि मानक रूप में बोल और लिख नहीं सकते हैं। क्योंकि व्याकरण क्योंकि व्याकरण के द्वारा ही भाषा की अशुद्धियों को पहचाना जा सकता है। क्या करें कि व्याकरण के द्वारा ही भाषा की अशुद्धियों क्या कहता है? पहचाना जा सकता है। जैसे बहुत सी भाषा आती है, हमें उनका छोटी छोटी बातों को पहचानना होता है उसमें। जैसे कि कहते हैं मेरे घर के सामने, इसे उदाहरण लें इसमें,
जैसे कहते हैं कि क्या वो होता है ना, मेरे घर के सामने एक मिठाई की दुकान है, एक हलवाई की दुकान है, इन सब में क्या हमें शुद्ध कैसे बोलेंगे। फिर ऐसे कह दें कि हमें शुद्ध गाय का दूध चाहिए, तो ये क्या होता है, गलत हो जाता है। जैसे कहते हैं कि शुद्ध गाय का दूध दीजिए, तो ये क्या एक गलत है व्याकरणिक रूप से। क्या होता है, गाय का शुद्ध दूध, गाय का शुद्ध दूध, दूध दीजिए, क्या ये सही है। यानी कि शुद्ध गाय का दूध नहीं, यानी कि गाय का शुद्ध दूध चाहिए। क्या दूध शुद्ध होता है, गाय शुद्ध और शुद्ध नहीं होते, क्या होता है, दूध शुद्ध होता है। तो हम लोग इसको कैसे पहचान पाएंगे, यानी कि हमें जब व्याकरण का पता रहेगा कि कब क्या लगेगा, कौन सा पहले संज्ञा लगेगा कि सर्वनाम लगेगा कि विशेषण लगेगा कि क्रिया लगेगा, इन सब चीज़ों को क्या करता है भाषा, यानी कि व्याकरण हमें समझ देता है और बोलने के या लिखने की ज्ञान को बढ़ाता है। तो ये था भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। और हम इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य के बारे में। क्या है व्याकरण के शिक्षण के उद्देश्य। इसमें पहला है छात्रों को शुद्ध बोलने, लिखने तथा पढ़ने की प्रेरणा देना। यानी कि जब क्या व्याकरण हमें अच्छी तरीके से पता रहेगा तो उससे क्या करेंगे, शुद्ध रूप से बोल लेंगे, शुद्ध रूप से लिख लेंगे और शुद्ध रूप से उसको हम क्या करेंगे, पढ़ लेते हैं। ये था व्याकरण शिक्षण का पहला उद्देश्य। फिर क्या है, छात्रों को ध्वनियों, यानी कि क्या करना, किसी ध्वनि को पहचानना, ध्वनियों के मध्य सूक्ष्म अंतर, जो ध्वनियों के मध्य क्या सूक्ष्म अंतर होते हैं उनको क्या पहचान होता है। जैसे बोलते हैं का में एक व्यंजन है लेकिन इसमें का के साथ आ जुड़ा होता है, यानी कि सभी व्यंजनों के साथ क्या होता है, छोटा स्वर जुड़ा होता है। तो क्या कहते हैं, उसी के अंतर को भी पहचानने का क्या जरिया है, व्याकरण होता है। फिर क्या है, शब्द योजना, यानी कि हम लोग क्या शब्दों को किस तरीके से व्यवस्थित करेंगे, उसकी योजना कैसे बनाएंगे, इन सब चीज़ों को करने का उद्देश्य क्या है, व्याकरण शिक्षण। विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग, यानी कि कब पूर्ण विराम का प्रयोग होगा, कब अल्प विराम का प्रयोग होगा, कब प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा, कब विस्मयादि सूचक चिन्ह का प्रयोग होगा। यानी कि जो चिन्ह होते हैं विराम चिन्ह, उनका प्रयोग किस रूप में, कहाँ और कब किया जाएगा, इसका भी ज्ञान हमें कौन कराता है, व्याकरण। फिर क्या है, छात्रों में भाषा के गुण दोष परखने की रुचि उत्पन्न करना, यानी कि भाषा में कौन सा गुण है, कौन सी दोष है, इसकी कमियां क्या हैं, इसके अच्छाइयाँ क्या हैं, इसको हम कैसे अच्छा बना सकते हैं, इसकी कमियों को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, ये भी इसका भी ज्ञान हमें व्याकरण ही करवाता है। तथा भाषण रचना का ज्ञान प्राप्त होता है, यानी कि गुण दोष को परखने की रुचि उत्पन्न करता है और भाषण की संरचना की भाषा कैसे बनी है उसका भी ज्ञान हमें व्याकरण करवाता है। कह नवीन भाषा सीखने में सहायता करना, यानी कि जो नई नई भाषाएं आती हैं, जो नई भाषाएं हैं उनको कैसे सीखा जाए, यानी कि होता है संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, इन सब चीज़ों को गुजारते क्या, अगर इन सबको सीखते जाना है तो हमें व्याकरण की ज़रूरत पड़ती है। अगर हिंदी से कुछ और दूसरा बनता जाए, इंग्लिश से दूसरा बन जाए, तो इन सब चीज़ों को, यानी कि जो नई नई भाषाएं प्रचलन में आती हैं उनको भी सीखने का जरिया क्या है, व्याकरण ही होता है। कह भाषा की प्रकृति, यानी कि भाषा का नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, एवं गठन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का व्यवहारिक ज्ञान, यानी कि भाषा की प्रकृति और उसके गठन क्या करता है, हमें व्यवहारिक ज्ञान करवाता है, कौन, व्याकरण। चारों कौशल, जो भाषा के चारों कौशल होते हैं, कौन कौन से,
पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना, ये सब चारों कौशल मतलब ये व्यवस्थित रूप से नहीं है। पहले इसमें सुनना ही आता है, फिर इसमें बोलना आता है, फिर लिखना आता है, फिर पढ़ना लिखना क्या होता है, ये आते हैं। यानी जो भाषा के चारों कौशल हैं का विकास, भाषा के चारों कौशलों का विकास का जरिया भी क्या होता है, व्याकरण होता है। शुद्ध रूप से उसके विकास का जरिया होता है व्याकरण। फिर भाषा की अशुद्धता, जो भाषा में जो अशुद्धता है कि क्षमता को पहचानने की योग्यता, यानी कि भाषा में क्या अशुद्धता है उसकी हम लोग क्या करते हैं, उसे पहचानने की क्षमता हो जाती है, उसको योग्य हो जाता है। का विकास करना क्या होता है, उसका विकास होता है कि भाषा में क्या क्या कमियां हैं, उसको हम विकास, उसको मतलब पहचानने की विकास करें। फिर नेक्स्ट करें भाषिक तत्वों की संरचनाओं का ज्ञान, यानी कि भाषा किन किन तत्वों से मिलकर बना है, कैसे बना है भाषा, उनका भी ज्ञान करवाता है हमें व्याकरण। ये था व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं व्याकरण शिक्षण की विधियां, यानी कि इसका हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, यानी कि टीचिंग्स मेथड। इसमें जो पहला विधि आता है निगमन विधि। निगमन विधि होता है कि हम लोग क्या करते हैं, पहले नियम बताते हैं, फिर उस पर क्या करते हैं, उदाहरण देते हैं। जैसे मान लो संज्ञा पढ़ाना है तो हम क्या कहेंगे, किसी वस्तु, व्यक्ति व स्थान एवं भाव के नाम को हम लोग कहते हैं संज्ञा। फिर हम लोग उदाहरण देंगे, गंगा, किसी देश का नाम, नदी का नाम, यानी कि भाव में जो होते हैं जैसे बुढ़ापा, मित्रता, फिर हम लोग का उदाहरण देते हैं। यानी कि पहले हम लोग नियम बताते हैं, फिर उदाहरण देते हैं। ये होता है निगमन विधि। यह व्याकरण शिक्षण की प्राचीनतम विधि है, यानी कि क्या, इस सबसे पहले इसी विधि का प्रयोग किया जाता था। पहले नियम, इसमें पहले नियम बताया जाता है, फिर उदाहरण दिया जाता है। अधिकांश विद्वान इसे अमनोवैज्ञानिक व अरुचिकर मानते हैं, यानी क्या, ज्यादातर वैज्ञानिक क्या करते हैं, इसको मानते हैं कि क्या ये वैज्ञानिक तरीके से नहीं पढ़ाया जा रहा है, इसमें क्या रुचि नहीं आ रही, यानी कि जो इंटरेस्ट है इसमें नहीं आ रहा। तो धीरे धीरे फिर वैज्ञानिकों ने एक नया नियम खोजा जिसका नाम था आगमन विधि। इसे अंग्रेजी में कहते हैं इंडक्टिव मेथड और इसे कहते हैं डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, पहले एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि मान लो व्याकरण की क्लास चली, मान लो संज्ञा की क्लास चली है, तो उसमें पूछ लिए किसी बच्चे खड़े करके, तुम्हारा क्या नाम है, अपना नाम बताएगा, जो भी बताए XYZ उसका नाम हो। फिर पूछ लिए तुम किस देश में रहते हो, बताएगा भारत। फिर पूछ लिए वो बचपना क्या होता है, तो बचपना बताएगा। यानी कि पहले हम उसे क्या करते हैं, उसके पूर्व ज्ञान से जुड़ते हैं। वो उसका जो चीज़ें क्या, वह देखता है, वह सुनता है, पहले यानी कि उसको हम आसान सवाल पूछते हैं और जो देखता है और उसको आसानी से समझाते भी हैं। तो अपना नाम बताएगा, अपने गांव का नाम बताएगा, अपने देश का नाम बताएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये सब चीज़ें क्या हैं, संज्ञा हैं। हम लोग कहेंगे जो ये सब चीज़ें हैं, जो नाम हो गया, किसी व्यक्ति का नाम होगा, किसी वस्तु का नाम हो गया, किसी स्थान का नाम हो गया, और भाव क्या हम लोग कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यानी कि पहले हम लोग उसे एग्जाम्पल देते हैं, फिर उसको उसी के हिसाब से रोल बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसके 4 पद होते हैं, यानी कि इसके चार स्टेप्स होते हैं निगम आगमन विधि के। पहला था इसमें उदाहरण। हम लोग क्या कहते हैं, सर्वप्रथम बच्चों के सामने एक ही प्रकार के कई उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। क्या करते हैं, पहले हम लोग उस बच्चों के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर देते हैं। राम हंसता है, गंगा हिमालय से निकलती है, इन सब जैसे मतलब उदाहरण प्रस्तुत कर देते हैं। फिर उसका छात्र क्या करता है, इन उदाहरणों को देखते हैं और इनका विश्लेषण करते हैं। यानी कि उन उदाहरणों को देखते हैं, उनका विश्लेषण, एनालाइज करते हैं उदाहरणों को। इनमें से जो समानता होती है, क्या उसमें जो समानता होती है उसका पता लगाते हैं। फिर क्या करते हैं, सामान्यीकरण, इस समानता को वे नियम का रूप देते हैं। जैसे क्या था कि हम लोग बच्चे का नाम पूछें तो क्या क्या बच्चा, यानी कि ऐसे नाम पूछते गए, का स्थान का नाम पूछ लिए, किसी पर्वत का नाम पूछ लिए, तो बच्चों को लगेगा कि ये नाम पूछ रहा है, यानी कि नाम क्या होगा, नाम
तो संज्ञा होगी, नाम क्या है, संज्ञा। फिर उसी से एनालाइज करेगा कि इसमें सब में एक ही चीज़ कॉमन आ रहा है, तो फिर एनालाइज करके उसका पता लगाता है। फिर उसको एक नियम का रूप देता है कि किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का नाम क्या होगा। यानी कि हम जब व्यक्ति का नाम पूछें तो भी संज्ञा, किसी स्थान का नाम पूछ लिए तो क्या क्या स्थान का नाम भी आ रहा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव का नाम भी आ रहा है, तो क्या बच्चा कहेगा, लग रहा है ये क्या है, संज्ञा है। फिर क्या कहता है, उसके नियम का रूप देता है, क्या कहेगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। फिर परीक्षण आता है। परीक्षण में क्या करता है, निकाले गए नियमों की सत्यता, यानी कि जो ये नियम निकाला है इसकी क्या करता है, सत्यता उसकी अध्यापक से करवाता है। यानी कि बच्चा अपने हिसाब से नियम बना लिया तो अब टीचर से क्या करेगा, उसकी जांच करेगा कि क्या ये नियम जो हम बनाए हैं सही है कि गलत है। ये था निगमन और आगमन विधि। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग आगे अभी 2-3 विधियों को पढ़ते हैं, छोटे छोटे से हैं व्याकरण की विधियों। व्याकरण शिक्षण की तीसरी विधि है भाषा संसर्ग विधि। संसर्ग का मतलब होता है मिश्रण। यह विधि उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी। जो उच्च माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थी हैं, यानी कि 6 से ऊपर के विद्यार्थी जो हैं उनके लिए क्या यह उपयोगी है। कह रहे इसमें लेखकों की कृतियां पढ़ाई जाती है। यानी कि जो लेखक है जिस भाषा के, मान लो अगर अंग्रेजी सिखाई जा रही तो अंग्रेजी भाषा के, हिंदी भाषा सिखाई जाए तो जो हिंदी भाषा के लेखक हैं उनके द्वारा जो कृतियां लिखी गई हैं उनको क्या करके पढ़वा कर कृतियां पढ़ाई जाती हैं। उनकी कृतियां वो लोग शुद्ध भाषा में लिखते हैं, कृतियां पढ़ाई जाती हैं, तो उससे क्या बच्चे का भाषा बढ़ता है, जिससे छात्र भाषा के सही रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी क्या करते हैं, कृतियों को पढ़कर छात्र भाषा के सही रूप क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन यह विधि अपने आप में पूर्ण नहीं है। लेकिन जो यह विधि है, यह भाषा सिखाने की जो विधि है अपने आप में पूर्ण नहीं है। यानी कि जो बालक है, जो बच्चा है, वह किसी लेखक की कृतियों पढ़कर पूरी तरह से भाषा को नहीं सीख सकता, एकदम अच्छे तरीके से नहीं सीख सकता है। इसलिए कह जा रहा है यह अपने आप में पूर्ण नहीं है। फिर इसके बाद आता है चौथा प्रयोग विधि, यानी कि प्रयोग करके। कह रहा है इसमें उदाहरण का प्रस्तुत करके समान लक्षण वाले अंशों, कह रहा क्या इसमें उदाहरण क्या है, पहले इसमें उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत करके समान लक्षण, जो भी उदाहरण कहता है समान लक्षण, एक जैसे लक्षण होते हैं वाले अंशों यानी कि पार्ट के कार्य एवं गुण निकलवाए जाते हैं। यानी कि जो भी उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है उसके कार्य क्या है, उसके गुण क्या हैं, यानी कि उसमें क्रिया क्या है, उसमें गुण क्या, यानी कि विशेषण, ये सब क्या होता है निकलवाए जाते हैं। तत्पश्चात उसका अभ्यास कराया जाता है। फिर उसको क्या, उसका अभ्यास कराया जाता है। यानी कि उदाहरण दे दिया गया, इस उदाहरण में संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, क्रिया क्या है, विशेषण क्या है, इन सब चीज़ों को निकलवाया जाता है, फिर उसको अभ्यास करवाया जाता है। फिर इसके बाद पांचवा आता है सहसंबंध विधि। कह रहा है इसमें गद्य, ये भी लगभग इसी के समान है, भाषा संसर्ग के समान है। तो इसमें गद्य रचना के दौरान आए व्याकरण के नियमों की जानकारी दें, यानी कि एकदम सेम समान नहीं है लेकिन है। कह रहे कि इसमें जब हम जो गद्य, यानी कि जो गद्य लिखे जाते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको पढ़ते समय उसमें जो भी व्याकरण के नियम आते हैं उनको क्या कहता है उसी के साथ पढ़ाया जाता है, नहीं कि व्याकरण अलग से पढ़ाया जाता है। जैसे 1 to 5 होता है कि भाषा के, यानी कि जो लिटरेचर और साहित्य, उसी के साथ साथ व्याकरण के नियमों को जानकारी दी जाती है। यानी कि जो भी हम लोग गद्य पढ़ते हैं या पद्य पढ़ते हैं उसमें जो भी शब्द व्याकरण के आते हैं उसकी जानकारी दी जाती है। इसमें संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, क्रिया क्या है, इसमें कौन सा लिंग है, इसमें कौन सा वचन है, इन सब की जानकारी दी जाती है। फिर आता है प्रत्यक्षण शिक्षण विधि। कह रहा है प्रत्यक्षण भाषा शिक्षण विधि में यह विधि बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए। यानी कि इस विधि में व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं करवाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो जिसका भाषा, जिस लेखक का या जिस व्यक्ति का भाषा पर पूर्ण अधिकार, यानी कि अच्छी तरीके से भाषा पर पकड़ है, जो भाषा सिखाना चाह रहे हैं बच्चों को,
उनसे डायरेक्ट वार्तालाप करवाया जाता है, यानी कि उनसे डायरेक्ट बातचीत करवाया जाता है। यानी कि भाषा का शुद्ध रूप अनुकरण करने की अवसर प्रदान करता है। क्या करता है? इसमें ऐसे लेखक जिनका भाषा पर पूर्ण अधिकार है उनसे बालकों का वार्तालाप करें। यानी क्या हम इस तरीके से भाषा सिखा सकते हैं, जो अच्छे तरीके से भाषा को बोलते हैं उनसे वार्तालाप करवा कर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा और बचा है, इसको हम खत्म करते हैं इस चैप्टर को। अब हम लोग जानते हैं व्याकरण शिक्षण की प्रक्रिया और व्याकरण शिक्षण को रुचिकर बनाने के उपाय क्या क्या होते हैं। पहला हम जानते हैं व्याकरण शिक्षण की प्रक्रिया, यानी कि हम लोग कैसे उसका शिक्षण करते हैं। पहला है पूर्व ज्ञान। क्या है पूर्व? विद्यार्थी को सर्वनाम पढ़ाने से पहले संज्ञा, क्या पूर्व ज्ञान, यानी कि अगर हमें विद्यार्थी को क्या करना है, सर्वनाम पढ़ाना है, तो उससे पहले उससे क्या होना चाहिए, संज्ञा का पूर्व ज्ञान होना चाहिए। यानी कि जब संज्ञा के बारे में पता रहेगा तभी विद्यार्थी क्या जान पाएगा, सर्वनाम जान पाएगा। यानी कि जो एक दूसरे से लिंक हैं उससे पहले क्या ज्ञान होना चाहिए। जैसे हम लोग क्रिया पढ़ाना चाह रहे हैं तो क्रिया से पहले धातु का ज्ञान होना चाहिए। क्या करते हैं, क्रिया से पहले हम लोग क्या बच्चों को धातु पढ़ाते हैं, तब वो क्रिया को समझ पाता है। इसी प्रकार सर्वनाम पढ़ाने से पहले बच्चों का संज्ञा ज्ञान होना चाहिए। यानी कि जो चीज़ हम बच्चों को जो टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हैं वह टॉपिक किस टॉपिक के बाद आता है, यानी कि किस टॉपिक को समझ में आया रहेगा, फिर उस टॉपिक को समझा जाएगा। फिर क्या है, प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है, पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्नों का विकास कराया जाए। बच्चे को जो ज्ञान पहले से रहेगा उसी के आधार पर क्या लोग प्रश्न पूछेंगे, फिर प्रश्न पूछे पूछे नए ज्ञान को और ले जाते हैं। फिर क्या उद्देश्य करते हैं, क्या समस्यात्मक प्रश्न के मुख्य प्रकरण से, यानी कि बच्चे को हम पूर्व ज्ञान के संबंधित सवाल प्रश्न कर रहे हैं। जैसे हम लोग संज्ञा सवाल पूछे, फिर संज्ञा पूछे तो सर्वनाम पर पहुंच गए हैं। बच्चों क्या वह सर्वनाम नहीं बता पाएगा क्योंकि पढ़ा नहीं रहेगा, वह क्या वह समस्यात्मक प्रश्न होता है। फिर उसी आधार पर हम क्या करते हैं, उद्देश्य कथन देते हैं, फिर उसको हम आगे पढ़ाते हैं। ये थे व्याकरण शिक्षण की प्रक्रिया। अब होता है व्याकरण शिक्षण को रुचिकर बनाने के उपाय। कह रहा है व्याकरण शिक्षण को दृश्य श्रव्य यानी कि देखने और सुनने की जो मतलब जो टेक्निक है, यानी कि नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके वह शिक्षण सहायक सामग्री, जो भी शिक्षक सहायक यानी कि जो शिक्षण में सहायता देती हैं शिक्षक को, यानी कि जैसे नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं उन सब चीज़ों को प्रयोग करके रुचिकर बनाना चाहिए। छात्रों के अनुसार शिक्षण का विधि यानी क्या जिस भाषा में छात्र समझे, यानी कि जिस प्रकार से छात्र को अच्छे से समझ में आ रहा है हमें उसी तरीके से उसको पढ़ाना चाहिए। फिर छात्रों को नियम व परिभाषाएं कंठस्थ कराने के बजाय हम क्या किसी नियम और परिभाषाएं को रटाने के बजाय, यानी कि उनको नियम और परिभाषाएं रटाएं ना, उन्हें हम क्या करें, व्याकरण की व्यवहारिक ज्ञान को दें, बजाय व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान दिया जाए। ये था चैप्टर नंबर 4, हिंदी पेडागोजी का चैप्टर नंबर 4 यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।